Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th, History, Chapter 3, Topic Unit 1.1 The Effects of the War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका क्या इफेक्ट पड़ा था पूरे यूरोप में और जर्मनी में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना मस्ट है। The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. That means कि जो इफ़ेक्ट हुआ था वार का वो इतना ज़्यादा उसका डिवास्टिंग था, यानी बुरा प्रभाव था, जिसे कॉन्टिनेंट पूरी कॉन्टिनेंट पे जितना भी पूरा यूरोप है उसमें साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों का ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। यानी पैसे का तो लॉस हुआ था, साथ में मेंटली प्रॉब्लम भी, टॉर्चर भी होना पड़ा। तो इसका जो इम्पैक्ट था पूरे कॉन्टिनेंट में पड़ा, पूरे यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस पर पड़ा, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर जर्मनी पे पड़ा। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे कि पहले आप जानते हो क्रेडिटर्स था कॉन्टिनेंट में, ये जो यूरोप था पहले सबको पैसे देने में बहुत ज़्यादा रिच था, यानी इस पे इतने रिसोर्सेज थे कि दूसरों की हेल्प कर सकता था, उनको पैसे दे सकता था क्रेडिट पे। तो ये एक पहले क्रेडिटर्स था, उधार देने वाला, जिसमें जर्मन स्पेशल, और यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। अब यूरोप, पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप लड़ाई के बाद किस में चेंज हो गया? डेप्टर्स में, यानी कर्जे में। अब खुद कर्जे में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फाइटिंग के टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो लगाना पड़ा था वेपन्स में, आर्मी में, या बहुत सारी चीज़ें। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी उसके बाद भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. अब दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, जो वीमर रिपब्लिक बना था और जब उसका जन्म हुआ था, यानी जो प्लेस है जहाँ पे वो पार्लियामेंट बना है वीमर में, वीमर रिपब्लिक, तो उसको पूरे साम्राज्य ने, पूरे ओल्ड एम्पायर ने इसको क्या माना? इसी को मेन रीज़न माना सभी प्रॉब्लम का, क्योंकि साइन तो इन्होंने ही करे थे ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार जाता तो उसे ट्रीटी वर्सल्स में जो जाके साइन करने पड़े हैं तो वो वीमर करता है। तो वीमर के ऊपर ही सब लोगों को बहुत गुस्सा था कि जो आज एम्प्लॉयमेंट है, या जो हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है, वो सब किसकी वजह से? वीमर की वजह से। क्योंकि इन्होंने वर्सल्स में जाके ट्रीटी साइन करी थी जब हार गए थे। ट्रीटी में संधि साइन करी थी हारने के बाद। जो विनर कंट्रीज थी उन्होंने अपनी को शर्तें रखी थी, इसीलिए इनको ये टारगेट माना गया। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियल क्रिप्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशंस। क्योंकि जब इनसे संधि पे साइन करवाए गए थे तो शर्त रखी गई थी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, सारा बर्डन उठाना पड़ेगा। वॉर का विनर कंट्रीज जो थी उन्होंने भी बोला था कि अब हम आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी लड़ाई में हमने खर्च करा है। तो और ह्यूमिलेशंस, यानी उनका जो अपमान हुआ था, और बहुत ज़्यादा जो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा था, उनके ऊपर बर्डन पड़ा था। तो ये सारा ब्लेम किस पे लोगों ने रखा? वीमर रिपब्लिक पे, कि इनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई। अगर ये साइन नहीं करते तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन वीमर रिपब्लिक भी मजबूर था, क्योंकि उसी टाइम पे जब आया था, जब इसने नेशनल असेंबली यहाँ पे बनी थी, तो जब जर्मनी हार जाती है तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन जो दिखाई देता है उसको ही ब्लेम किया जाता है। तो वीवर रिपब्लिक को ही ब्लेम किया गया। अब जो भी दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स और वो होते हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, सोशलिस्ट यानी जो इक्वलिटी की बात करते हैं, कैथोलिक्स यानी जो इस धर्म के जो मेन थे, जैसे कि हिंदू में पुजारी होते हैं, तो ये कैथोलिक्स वाले जो धर्म के लोग थे, तो ये सारे लोग सपोर्टर थे वीमर रिपब्लिक के। तो बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। तो जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे वो इन लोगों
पे अटैक करने लगे ओपनली, यानी जो ये सपोर्टर्स थे, क्योंकि वीमर रिपब्लिक पे तो अटैक थोड़ी करेंगे, वो तो एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, तो लेकिन जो उसको सपोर्ट करने वाले पीपल थे उनको अटैक किया गया, टारगेट बनाया गया कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाया जाने लगा। तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहते हैं, ये 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता ही है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। नवंबर क्रिमिनल्स उनको किसको कहा गया था, दोज फेवर टू वीमर रिपब्लिक, जो सोशलिस्ट कैथोलिक्स डेमोक्रेट्स जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उनको कंजर्वेटिव क्या कहकर बुलाते थे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाते थे। दिस माइंड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930 एज वेल एज सून सी। अब लोगों के माइंड सेट हो चुका था, अब जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी। दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक इम्प्रिंट यानी एक गहरा प्रभाव छोड़ के गया यूरोप सोसाइटी पे और पॉलिटी दोनों पर, सामाजिक और राजनीतिक दोनों पर। सोल्जर्स कम टू बी प्लेस एवव सिविलियंस, सोल्जर्स जो थे वो अब क्या उनको ऊपर का दर्जा दिया जाने लगा, सिविलियन से ज़्यादा उनको महत्वता दी जाने लगी कि भाई हाँ सोल्जर्स हैं ये, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिटीज लैड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, यानी जो वहाँ की पब्लिसिट्स थे वो चाहते थे कि लोगों के अंदर अग्रेसिव होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलिन हो, यानी पॉलिटिशियंस जो थे वो चाहते थे कि लोगों के अंदर इतना सोल्जर बनने के लिए चाह होनी चाहिए और उनके अंदर जो उनका गुस्सा है, जो उनकी ताकत है, उसको चेंज किया जाए सोल्जर में। द मीडिया ग्लोरीफाई ट्रेंच लाइफ, इसीलिए मीडिया भी ग्लोरीफाई कर रही थी, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बता रही थी ट्रेंच लाइफ का। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच स्टूडेंट होता है जो सोल्जर एक नीचे ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के 2 मीटर कम से कम उसके गड्ढा होता है, उसके नीचे वो अपना सोल्जर जगह बना के रहता है और ऊपर फिर वो साइड में गड्ढे के ऊपर अपनी बंदूक रख के चलाता है और जो वहाँ से एनिमी होता है उसको मारता है, क्योंकि सीधे सीधे खड़े होकर ऊपर ज़मीन पे तो लड़ाई नहीं होती, तो इसलिए ट्रंचेस में होती थी। तो वहाँ की मीडिया ने बताया कि ट्रंचेस लाइफ कितनी अच्छी है, बट द ट्रूथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर लीव मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रंचेस ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्सिस। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, उनकी लाइफ सोल्जर्स से बहुत ख़राब थी, उन ट्रंचेस के अंदर रहना बहुत ही ज़्यादा एक दयनीय था, इम्पॉसिबल था, ऐसे लगता था जैसे कि मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी लाशें पड़ी हुई रहती थी, क्योंकि मरने के बाद वहीं पे उनको कोई उठाने वाला नहीं था, तो उन लोगों को रैट ही फीड करते थे, चूहे ही खा रहे थे। तो ये सारी मिजरेबल कंडीशन तो नहीं बताई मीडिया ने, लेकिन वो लोगों तक ये मैं सिविलियंस को बताना चाहते थे कि सोल्जर कितने स्ट्रांग है, हमारे देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, उनकी महत्वता बढ़ाई और बढ़ानी भी चाहिए। लेकिन ये इसलिए करा गया ताकि लोग सोल्जर्स बने, क्योंकि उनको नीड्स थी, उन सिविलियन से ज़्यादा सोल्जर्स की नीड थी। दे फेस पॉइजनियस गैस एंड एनिमी शेलिंग, और जो उसके अंदर रहते थे ट्रंचेस में बहुत फेस करते थे, पॉइजनस गैस होती थी या एनिमिंग शेलिंग, जो मतलब एनिमी को वहाँ से निकल के जो मारा जाता था। एंड विटनेस थिंक रैंक रिड्यूस रैपिडली, तो ये जो बताया है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो रैंक थी उनकी रिड्यूस हो रही थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर एक्यूपाई सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर, यानी अब लोगों के अंदर जो अग्रेसिव था उनका जो प्रोपेगेंडा था, नेशनल ऑनर एक्यूपाई सेंटर स्टेज, यानी अब पब्लिक के अंदर इसको वॉर प्रोपेगेंडा यानी इसको प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए लोगों के गुस्से को अब चेंज किया जा रहा था इसमें, और उनका जो देश के लिए ऑनर था उसको संभालते हुए, एक्यूपाई करते हुए उसे पब्लिक में स्पेयर किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था कि किस तरीके से अब हमें अपने देश के लिए लड़ना है। और देश के लिए जो भी ऐसे सोल्जर बन रहे थे या जो फाइटिंग कर रहे थे या उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे, उन्हीं की वैल्यू ज़्यादा थी कंट्री के अंदर। While popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being, अब ये वही टाइम था
कि लोग अब डिक्टेटरशिप कंजर्वेटिव जो थे वो उभर के आने लगे, क्योंकि अब वीमर रिपब्लिक को पसंद नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पे अब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप अपने सपोर्ट को ग्रो करने लगे, अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू किस तरीके से वो अब उभर के आने लगे। एंड डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। और जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी वास्तव में एक नया था और एक जिसे कह सकते हैं फ्रेजाइल आइडिया था बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप। तो दैट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी। फर्जाइल मीन्स होता है स्टूडेंट जो बहुत नाजुक, यानी ये जो डेमोक्रेसी थी इस टाइम पे बिल्कुल नई और बिल्कुल एक नाजुक आइडिया था। लेकिन अब जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी यूरोप के अंदर, जो लोग सरवाइव कर रहे थे वो भी इससे नहीं बच पाए। लेकिन अब सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट मिल रहा था जो कि फेवर कर रहे थे। किसका फेवर कर रहे थे? सिर्फ जो देश के लिए मर मिटने के लिए या सोल्जर बनने के लिए या उनके लिए सपोर्ट में बोल रहे थे, सिर्फ उनका ही अब टाइम था। इसीलिए कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप फिर से उनको पसंद किया जाने लगा। ये हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ और कितना ज़्यादा हुआ, और किस तरीके से क्रिमिनल नवंबर किसको कहा जाता था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टूडेंट पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। थैंक यू।